हेलो दोस्तों, फंडामेंटल की सीरीज़ में आज हम लोग बुक वैल्यू, पीबी रेशियो और इक्विटी डाइल्यूशन की एक सीरीज़ शुरू करेंगे। इसमें बुक वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है और उसके बाद कंपनी की बुक वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, उन सब बातों पर डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन, इन इन्वेस्टिंग एंड अकाउंटिंग इक्विटी इज ऑफन रिफर्ड टू एज बुक वैल्यू। इक्विटी को जनरली बुक वैल्यू कहते हैं, मतलब इक्विटी पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर से अगर इसको डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ शेयर से इसको अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर दें तो हमारा बुक वैल्यू निकल आएगा। तो इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स मनी या शेयर होल्डर का जो स्टेक होता है कंपनी में, शेयर होल्डर का जो पैसा है, शेयर होल्डर्स फंड, उसको इक्विटी बोलते हैं। उसको नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से भाग दे दें तो हमारी बुक वैल्यू आ जाती है। इसकी सिंपल सी परिभाषा है। बुक वैल्यू एक्चुअली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि अगर कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए तो आज शेयर होल्डर्स को उसमें से क्या मिलेगा। तो हम बैलेंस शीट से समझते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, इसलिए इक्विटी इज इक्वल टू, यहाँ से आया न्यूमेरिकली, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो अगर कंपनी को लिक्विडेट किया जाए तो जितने उसके पास एसेट्स हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वो हमारी इक्विटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इक्विटी सिंपली शेयर होल्डर का फंड है और जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। बुक वैल्यू पर शेयर को शॉर्ट में बुक वैल्यू बोल देते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बुक वैल्यू यू विल नीड टू डिवाइड द इक्विटी इनटू पर शेयर बेसिस। वही वाली बात है जो भी हम कह रहे थे। तो ये तो हो गया इसका न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। क्वालिटेटिवली क्या है? कंपनी के पास जो कुछ भी है, कंपनी के पास गोडाउन है, कंपनी के पास फैक्ट्री है, कंपनी के पास ऑफिस है, कंपनी के पास मशीनरी है, कंपनी के पास इन्वेंट्री है, कंपनी के पास रॉ मटेरियल है, कंपनी के पास फिनिश्ड गुड्स हैं, ये सब मिला करके बुक वैल्यू बनती है। कंपनी में जो कुछ भी है वो सब बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू पर शेयर की डेफिनेशन हुई शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस प्रेफर्ड इक्विटी और एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। तो इसमें से प्रेफर्ड इक्विटी इसलिए हटा देते हैं क्योंकि प्रेफर्ड इक्विटी को हम इन चीज़ों में काउंट नहीं करते। तो प्रेफर्ड इक्विटी और प्रेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं, ये साइडी टॉपिक है, ये फुट नोट वाली बात है, लेकिन उसको एक बार में देख लेते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या होते हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक्स जो होते हैं और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो हैव ए हायर क्लेम ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स देन द कॉमन स्टेक होल्डर्स। तो तीन तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक तो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं और उसके बाद कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं। तो बॉन्ड होल्डर्स का सबसे पहला, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो बॉन्ड होल्डर्स का सबसे पहला हक होता है अपना पैसा वापस लेने का। उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का, उसके बाद कॉमन स्टॉक होल्डर्स का। ये घटती हुई हायरार्की है। यूजुअली दे हैव नो और लिमिटेड वोटिंग राइट्स। ये लोग जैसे कि कॉमन स्टॉक होल्डर है, कंपनी की गवर्नेंस में, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेता है, ये नहीं लेता। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स क्लेम ऑन एसेट इज ग्रेटर दैन द कॉमन स्टॉक होल्डर्स बट लेस देन बॉन्ड होल्डर्स। ये बात जो भी एक्सप्लेन की, ये एक तरह का हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बॉन्ड और कॉमन स्टॉक दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये चूँकि दोनों के बीच में है तो ये काइंड ऑफ हाइब्रिड होता है। इसके डिटेल में हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, बट अभी इतना जानना काफ़ी होगा कि इसकी कैलकुलेशन के लिए शेयर होल्डर्स इक्विटी में से प्रेफर्ड स्टॉक हम घटा देते हैं और उसका एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देते हैं। अब बुक वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, मार्केट जो है किसी कंपनी को जब वैल्यू करता है, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन देता है उसके शेयर को, तो वो दो चीज़ें देखता है कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ बुक वैल्यू एंड स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। तो अगर कोई कंपनी ABC है या कोई कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी X है, तो इसकी बुक वैल्यू किस तरह से और कितनी स्टेबिलिटी के साथ ग्रो कर रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, उसका EPS कितनी स्टेबिलिटी के साथ, विजिबिलिटी के साथ ग्रो कर रहा है। दोनों चीज़ें जब अगर मीट आउट होती हैं तो मार्केट उस
कंपनी को हाईली रिवॉर्ड करता है, उसको रिच वैल्यूएशंस देता है, हाई पीई वैल्यू देता है, उसकी पीई री रेटिंग करता है, वो स्टॉक पीई के प्रीमियम पर बिकता है। तो ये फंडामेंटल बिहेवियर है मार्केट का। बुक वैल्यू ग्रोथ कम्स फ्रॉम अर्निंग्स, अ चिकन एग कॉजेशन। हाँ, अब कंपनी के पास अर्निंग्स है, जब अर्निंग बढ़ेगी तो कंपनी और एसेट खरीदेगी, जब और एसेट खरीदेगी तो और इक्विटी उसमें री इन्वेस्ट करेगी कंपनी। जैसे कंपनी के पास 100 रुपये थे, 100 करोड़ रुपए थे, उसने 10 करोड़ की अर्निंग की, तो अब ये उसने डिविडेंड मान लीजिए नहीं दिया और ये उसने रिटेन की, तो अब कंपनी की इक्विटी 110 करोड़ हो गई। शेयर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग चूँकि उतने ही हैं, तो ये बढ़ने से, रिटेन अर्निंग के बढ़ने से पर शेयर बुक वैल्यू बढ़ गई। अगले साल ये हो सकता है 121 हो जाए, उसके बाद अगले साल ये 132 हो जाए। तो 100 से 132 तक हमारी कंपनी की इक्विटी बढ़ी और नंबर ऑफ़ शेयर्स मान लीजिए उतने ही हैं, तो उसकी बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स हो गई। इस तरीके से जो बुक वैल्यू है वो हमको बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, बट बुक वैल्यू के बढ़ने के लिए प्रीरिक्विजिट है कि कंपनी का ईपीएस बढ़ता जाए। अगर ईपीएस नहीं बढ़ेगा तो बुक वैल्यू कैसे बढ़ेगी? तो ये दोनों में रिलेशनशिप है। तो बात ये आ गई कि नॉट ओनली द अर्निंग्स बट द बुक वैल्यू ग्रोथ ऑल्सो शुड बी सीन फॉर अ रिटेल वैल्यू इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी एंड वांट टू असेस कि कौन सी कंपनी को मार्केट प्रीमियम देगा। तो बात यही है कि बुक वैल्यू और ईपीएस दोनों इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली ईपीएस ही देखते हैं, बुक वैल्यू ग्रोथ भी देखेंगे। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सैंडविच शॉप है एक, जिसको आपने $1000 से फाइनेंस किया है अपने पैसे से, और $500 का आपने बैंक से बोरोइंग्स लिया है, लोन लिया हुआ है। तो बैलेंस शीट कैसी होगी? ऐसी होगी। इक्विटी यानी शेयर होल्डर का फंड कितना है, जो शेयर होल्डर हमने पास से लगाया $1000, 500 बैंक से लिया, दोनों मिला के कितना हुआ 1500। इतने के ही एसेट्स खरीदे, तो एसेट्स में कितना आ गया 1500, दोनों बराबर हो गए। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। तो इक्विटी की डेफिनेशन अगर हमको निकालनी है तो वही वाली न्यूमेरिकली जो हमने निकाला था, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, वही फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो हमारी इक्विटी आ गई 1000। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि इस शॉप को हमने चलाया और साल भर सैंडविच बिजनेस से हमें $100 का प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट का हम क्या कर सकते हैं? हम इसका दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम कुछ एसेट्स खरीद लें या तो अपनी लाइबिलिटीज़ को हल्का कर लें। मान लीजिए कि हमारे ऊपर जो $500 का डेट था, इसको हमने कम नहीं किया, है ना। मान लीजिए कि हमने वो पूरा पैसा उठा के रिटेन कर लिया अर्निंग्स का, या फिर एक रेफ्रिजरेटर खरीद लिया जैसे एग्जांपल में है, तो एसेट साइड में 100 बढ़ जाएगा। और हमने इक्विटी में डाला इसको, इसमें तो हमने छेड़छाड़ नहीं की, इक्विटी में डाला। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज़ हमारी उतनी ही है। तो अब हम इक्विटी की कैलकुलेशन करेंगे, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट, नए एसेट कितने हुए 1600। क्यों? क्योंकि 1500 पुराने, 100 का रेफ्रिजरेटर माइनस लाइबिलिटीज़ ये वाली 500, इट कम्स टू 1100। तो इक्विटी की कैलकुलेशन करके इक्विटी यहाँ से ऐसे आ गई। तो एसेट हमारे बढ़े, लाइबिलिटी हमारी उतनी ही है पिछले जितनी ही, और इक्विटी हमारी बढ़ गई। यानी कि अगर कंपनी को $100 की अर्निंग्स यहाँ पर हुई, कंपनी ने अपने लोन को नहीं चुकाया, लाइबिलिटीज़ को नहीं चुकाया, बल्कि नए एसेट खरीद लिए, तो भी कंपनी का इक्विटी 1000 के बदले 1100 हो गया। पहले कितना था? 1000, अब कितना हो गया? 1100। कब? जब उसने अपनी अर्निंग से एसेट खरीदे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदा है और अपना लोन नहीं चुकाया। अगला सिनारियो है, इस सिनारियो में उसने क्या किया कि अपना लोन चुका दिया, 500 में से 100 चुका दिया, तो बच गया 400। और एसेट्स तो उतने ही रहेंगे क्योंकि उसने फ्रिज खरीदा नहीं। तो अगर अब हम इस केस में अगर हम निकालें इक्विटी वैसे ही एसेट माइनस लाइबिलिटी करके, तो एसेट 1500 ये वाला, लाइबिलिटी 400 ये वाला, इसको डिफरेंस किया दोनों को तो 1100। पिछले केस में कितना था? 1100। यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर कंपनी अपनी अर्निंग्स करे और रिटेन्ड अर्निंग्स से चाहे नए एसेट खरीद ले, रेफ्रिजरेटर, या लोन चुका दे, दोनों ही स्थिति में उसकी इक्विटी बढ़ती है। तीसरा केस ये है जिसमें वो $25 का डिविडेंड दे देती है। तो $25 का जब वो डिविडेंड देगी कंपनी, तो कंपनी को के एसेट्स थे 1500, उसको कैश में मिल गया $75 और 25 उसने दे दिए डिविडेंड में। तो एसेट अब हो गए 1575, जिसमें करेंट एसेट में कैश है, तो करेंट एसेट में बुक करेंगे हम $75। तो इस तरह से हमारा एसेट बढ़ गया। लाइबिलिटी हमारी बैंक के में चुकाई नहीं, तो वो उतनी ही है,
फॉर्मूला फिर वही लगाया, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट हमारा हो गया ये यहाँ से और लाइबिलिटी वो हमारा हो गया यहाँ से, दोनों को डिफरेंस किया तो ये इतना है इक्विटी। इसका मतलब इक्विटी 1100 से कम हो गई, पिछले की तुलना में कम हो गई। मतलब जब कंपनी डिविडेंड देती है तो उसकी इक्विटी कम हो जाती है। अगर इक्विटी कम हो जाती है तो इक्विटी पर शेयर भी कम हो जाएगी। अगर पर शेयर इक्विटी कम हो जाएगी तो बुक वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब हम अब पुरानी बात पे आते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती हुई जानी चाहिए। तो अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो जो बुक वैल्यू बढ़ती जा रही थी वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बुक वैल्यू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कम हो जाती है। तो हम लोगों ने ये पॉइंट सीख लिया कि डिविडेंड उस लिहाज से शेयर होल्डर के लिहाज से अच्छा है, बट कंपनी के लिहाज, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो अगर वहाँ से वो निकल गया तो वहाँ चला गया तो यहाँ से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में बुक वैल्यू, इक्विटी, बुक वैल्यू और बुक वैल्यू की इंपॉर्टेंस, उसका अर्निंग पर शेयर से रिलेशनशिप, उसके बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, और आपको इस तरह के दूसरा वीडियो देखना है अगर इक्विटी और बुक वैल्यू पे, तो कम से कम जितने व्यूज़ हैं उतने कम से कम उसके 50% लाइक तो होने ही चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।